हम सब ने किताबों में पढ़ा है कि गुलामी यानी कि स्लेवरी सालों पहले खत्म हो चुकी है। ब्रिटिशर्स गए और उनके साथ साथ ये दलदल भी चली गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज साल 2026 में भी हमारे ही देश के कोने में इंसानों को ही जानवरों की तरफ बेचा और खरीदा जा रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सच्ची कहानी है संजीव और उनके परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसे 10,000 के कर्ज की वजह से उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया गया जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत थी। उनका मोबाइल छीन लिया गया, उन्हें दिन के 16 घंटे बिना खाना पानी के तड़पाया गया और उनकी आजादी पर एक ऐसा ताला लगा दिया गया जिसे सालों तक हमारा कानून भी देख नहीं पाया। आज हमारी इस वीडियो में आप एक दर्दनाक दास्तां ही नहीं सुनेंगे। आज हम इस पूरे मॉडर्न सेलिब्रिटी के उस बड़े सिस्टम को एक्सपोज करेंगे जो आपके और हमारे आसपास चल रहा है, पर जिसे आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हम जानेंगे कि कैसे लोकल एजेंट्स रूरल एरियाज के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, कैसे कानून की आंखों में धूल झोंकी जाती है और कैसे संजीव ने खुद को और अपने परिवार को इस मौत के कुएं से आजाद करवाया। एक एक सबूत, एक एक सच्चाई आज इस वीडियो में सामने आएंगी। वीडियो के आखिरी मिनट तक आप समझ जाएंगे कि कैसे एक गलत कदम आपको गुलाम बना सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। हमारे देश के रूरल एरियाज में आज भी बहुत सी ऐसी आबादी है जो रोज कमाती है और रोज खाती है। जब तक खेती चल रही है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मौसम की मार पड़ती है या घर में कोई बीमार होता है तो इन परिवारों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। संजीव भी एक ऐसा ही आम मेहनती इंसान है। उसके घर में एक छोटे से फंक्शन और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। जब वो किसी सरकारी बैंक के पास जाता है तो उसे सिर्फ मिलता है एक जवाब, पेपर वर्क लाओ, गारंटी लाओ। अब आप सोचो, क्या एक गरीब मजदूर के पास कोई पेपर गारंटी होगी? और ठीक इसी वक्त इस सिस्टम में एंट्री होती है उस शख्स की जो मददगार बनकर आता है, लेकिन असल में एक भेड़िया होता है। लोकल लैंग्वेज में आप इसे एक एजेंट या ठेकेदार कह लो। ये लोग गांव-गांव घूमते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं। और एक ऐसा ही एजेंट संजीव के पास आता है और बड़े आसानी से कहता है, भाई तुम्हें 10,000 चाहिए, ये लो। और हाँ, कोई कागज नहीं और कोई चक्कर भी नहीं। वहाँ एक ईंट भट्टा है, वहाँ काम करना और आराम से अपना कर्ज चुका देना और अच्छा खाना भी मिलेगा, फ्री में घर रहने को भी मिलेगा। और यही संजीव को लगा उसकी तकलीफ खत्म हो गई। उसे क्या पता था कि ये 10,000 उसकी आजादी की कीमत थी। संजीव, उनकी पत्नी और उनके बच्चे एक उम्मीद के साथ ट्रेन में बैठते हैं। उन्हें नॉर्मली लगता है कि मेहनत करेंगे और 10,000 चुका देंगे और वापस अपने गांव आकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही वो हरियाणा के बॉर्डर के पास ईंट भट्टे पे पहुंचते हैं, उनका स्वागत किसी काम से नहीं बल्कि एक नए झटके से शुरू होता है। पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या किया पता है? भट्टे के मालिक और उनके गुंडों ने संजीव और उनके साथ आए और बाकी मजदूरों के फोन को छीन लिया। उनके पास थोड़े बहुत आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स थे, वो लॉक कर दिए गए। संजीव ने जब पूछा हमारे फोन हमें क्यों नहीं दिए जा रहे, तो उन्हें सीधा जवाब मिला, यहाँ काम पर ध्यान दो, बाहर की बात करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है रियल टॉर्चर। उन्हें रहने के लिए एक ऐसा कमरा दिया गया जो मिट्टी का बना हुआ था। सुबह के 4 बजे से रात के 8-9 बजे तक, यानी कि रोज के 14-16 घंटे संजीव और उनकी परिवार को मिट्टी कोड़नी पड़ती थी, ईंटें बनानी पड़ती थी और बच्चे तक को भी इस दलदल में झोंक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो इतना मेहनत कर रहे थे तो उनके 10,000 का कर्ज तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाना चाहिए, राइट? चलिए हमारे इस बोर्ड पे एक रियल मैथ्स देखते हैं जिसे समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक मजदूर अगर रोज सैकड़ों ईंट बनाता है फिर भी उसकी एक फिक्स कमाई होती है, लेकिन यहाँ सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया था कि संजीव को कभी कभी पैसे ही नहीं दिए जाते। जब वो मालिक के पास जाता और कहता, साहब मेरा कितना कर्ज बचा है, तो मालिक एक पुरानी डायरी निकालता और कहता, तुमने जो हफ्ते में दाल और आटा खाया है ना, उसकी कीमत इस 10,000 के कर्ज में जुड़ गई है। अब तुम्हारा कर्ज 10,000 नहीं बल्कि 15,000 हो गया है। और उसने ये भी कहा कि कानूनी दस्तबंदी देखिए, आप जितना काम करोगे आपका कर्ज कम होने के बजाय उतना ही बढ़ जाएगा। इस दस्तबंदी को कानून की भाषा में बॉन्डेड लेबर
एक ऐसा दलदल जहां आप मर के ही बाहर निकल सकते हैं जीते जी। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है नवंबर की एक ठंडी रात। संजीव और उसकी फैमिली को इस नर्क में काम करते करते 1 साल पूरे हो चुके थे और यहाँ तक कि उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे कि पत्नी की दिन पर दिन हालत गिरती जा रही थी, क्योंकि उन्हें रोज वही गंदा पानी पीने को दिया जाता जो ईंट बनाने में काम आता था। अब आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस लेवल के इस नर्क में संजीव और उनकी फैमिली जी रही थी। संजीव ने हिम्मत जुटाई और भट्टे के मालिक की कैबिन में गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब 1 साल से हमने बिना पैसों के लाखों ईंट बनाई है। हमारा 10,000 का कर्ज अब तो उतर गया होगा। हमारी पत्नी बीमार है, अब तो हमें गांव जाने दो। लेकिन मालिक ने चेयर से उठकर संजीव को एक जोर का थप्पड़ मारा। उनके गुंडों ने संजीव को जमीन पर गिरा दिया। मालिक ने कहा, गुलाब की इतनी हिम्मत कि वो आपसे हिसाब मांगे, तुम्हारा कर्ज कभी खत्म नहीं होगा और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे यहाँ से बचकर जिंदा नहीं वापस आएंगे। संजीव को समझ में आ गया कि वो किसी नौकरी में नहीं बल्कि एक ऐसे जेल में फंस चुका है जहाँ जेलर ही वहाँ का राजा है। लेकिन संजीव ने यही हार नहीं मानी। उसने एक ऐसी चालाकी की जो इस पूरे ब्लैक सिस्टम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक बनने वाली थी। भट्टे पर एक नया मजदूर आया था जिसके पास एक छोटा सा कीपैड फोन था, जिसे उसने मालिक की नजरों से छुपाकर मिट्टी के अंदर दबाया हुआ था। संजीव ने आधी रात को जब सब सो रहे थे उसने वो फोन निकाला। उसे अपने एक रिश्तेदार का नंबर याद आया जो पंजाब के एक छोटे से शहर में रहता था। संजीव ने उससे एक कॉल लगाई और रोते हुए सिर्फ एक लाइन कही, हमें बचा लो, हम हरियाणा के इस भट्टे पर है, ये लोग हमें मार डालेंगे। और इससे पहले कि वो पूरी बात बताता, फोन की बैटरी ही खत्म हो गई। अब यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है, क्या संजीव के साथ जो हुआ ये हमारे देश का एक अकेला लौता सच है? क्या ये सिर्फ एक भट्टे के मालिक की बदमाशी थी? जवाब आपको हिला के रख देगा। अगर आपको लगता है हमारे देश में कानून बहुत सख्त है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक पूरे देश में आज भी लाखों लोग इस तरह की मॉडर्न स्लेवरी यानी बंदी मजदूरी के इस दलदल में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा हक कौन सा है पता है? हमारे ही देश के ब्रिक किल्स, ईंट भट्टे, राइस मिल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर। अब समझिए इस पूरे बिजनेस का कानूनी और आर्थिक दस्तबंदी वाला मॉडल। स्टेप 1, द एडवांस सिस्टम, इसे कहते हैं पेसगी। ये भट्टे के मालिक जो है हर साल इन एजेंट्स को करोड़ रुपए देते हैं। ये पैसा किसी बैंक अकाउंट से नहीं जाता, इसका कोई टैक्स भी नहीं होता, बल्कि ये पूरा ब्लैक मनी होता है। स्टेप 2, द आइडेंटिफिकेशन है। जब ये मजदूर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तब लोकल पुलिस के पास इनका कोई डाटा नहीं होता, ये लोग सरकारी आंखों के लिए गायब होते हैं। स्टेप 3, द ग्रेट मैट्रिक्स। अगर कोई मजदूर आवाज उठाने की बात करता है तो भट्टे का मालिक उस पर छोटी चोरी का आरोप लगा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें हर साल ये भट्टे मालिक हजारों करोड़ों के मुनाफे कमाते हैं और हमारे रूरल इंडिया का भोलापन इस मुनाफे का फ्यूल बनता है। वैसे संजीव के उस आधे अधूरे कॉल में एक चिंगारी का काम, उसके रिश्तेदार ने पंजाब में एक ऐसी एनजीओ से कांटेक्ट किया जो बंदी मजदूरों के लिए काम करती है। एनजीओ ने तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और साथ ही साथ पुलिस के साथ तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन भट्टे मालिक इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें रेड से पहले ही उनको खबर मिल जाती है और इसी तरह उस मालिक को भी रेड के बारे में पहले ही खबर होती है और उस मालिक ने एक बड़े से मिट्टी के कोठरी में संजीव, उसके परिवार और बाकी मजदूरों को भी ताला बाहर से बंद करके लॉक कर दे। जैसे ही पुलिस वहाँ रेड के लिए पहुँचती, मालिक सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, साहब यहाँ कोई भी आता है तो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से काम करके चला जाता है, यहाँ कोई बंदी मजदूर नहीं। पुलिस कहाँ मानने वाली? पुलिस भट्टे का कोना कोना छान मारती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या संजीव, उसके परिवार और बाकी मजदूर उसी भट्टी में दफन हो गए? क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहुत बड़ा फेलियर बनने वाला था? पुलिस और एनजीओ वहां से निकलने ही वाले थे। मालिक के चेहरे पे तो मानो जैसे खुशी ही छा गई हो। उसे लगा कि सिस्टम को उसने एक बार फिर चकमा दे दिया। लेकिन यही एक कोइंसिडेंट होता है, एक ऐसा कोइंसिडेंट जिसे इस संजीव और उसकी फैमिली और बाकी मजदूरों को इस पूरे ट्रैप से बाहर निकलने का एक मौका बन जाता है। ये बस एक कोइंसिडेंट था कि अचानक पुलिस को एक खांसी की आवाज आती है जो इस संजीव के 4 साल के बेटे की खांसने की आवाज थी।
अब कुछ भी कहो, ये एक कोइंसिडेंट ही था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उम्मीद बन गया संजीव और बाकी उनके फैमिली, साथ ही साथ उन सभी मजदूरों की। हो सकता है कि वो सभी लोग किसी धमकी की वजह से अपना मुंह बंद रखे हो और जब रेड पड़ रही हो तो इसीलिए वो कुछ बोल ना रहे हो। और हाँ, जैसे ही खांसने की आवाज पुलिस के कानों तक पहुंचती है, पुलिस मालिक से तुरंत पूछती है कि आखिर उस कोठरे में क्या है। मालिक तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस को यहीं पे शक हो जाता है। जैसे ही उस ऑफिसर को थोड़ा भी शक होता है, उसने तुरंत उस कोठरे के ताले को तोड़ने का ऑर्डर दिया। और यहीं पे उन पुलिस के सामने एक ऐसा विजन सामने आता है जो कि आज के टाइम इस इंडिया में होनी नहीं चाहिए, वो चीज हो रही। ये देखकर उन पुलिस के भी रूह कांप गए। उन्होंने ये देखा कि संजीव के साथ सिर्फ 1-2 मजदूर ही नहीं बल्कि 1100 और मजदूर उस कोठरे में। सोचो, 1-2 नहीं, 1100, ये कितना बड़ा नंबर है। और सिर्फ इंडिया में एक ऐसा ही भट्टी नहीं, कई सारी जगह, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, ब्रिक किल, राइस मिल्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग भी अब इमेजिन कर पा रहे होगी कि अब हमारे देश का एक ऐसा सिचुएशन सामने आया है जिसे सुनकर आप लोग अभी हैरान होंगे कि हमारे देश में आज के टाइम 1950 से भी पहले होने वाली सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश के अंदर आज़ादी तो मिल गई है और हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। अब आप लोग सोचो उस भट्टे वाले के साथ क्या हुआ। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं। उसे ना ही फांसी दी गई, नहीं उम्र कैद, उसे सिर्फ नॉर्मली 12 साल की जेल। फिर इतने बड़े केस के बाद भी सिर्फ कुछ साल की ही जेल हुई। तो क्या ये चीज़ फेयर है? बिल्कुल नहीं। अब आप ही लोग सोच के बताना कमेंट करके कि ये फेयर है या नहीं, क्योंकि मेरे ना बोलने या हाँ बोलने से कुछ होने वाला नहीं। आप लोग ही कमेंट में बता सकते हो और आप लोगों से ही पता चलेगा कि अभी इंडिया में आप लोगों के अंदर भी अभी तक देशभक्ति जगी है या नहीं। क्योंकि हमारा देश अभी भी अंदर से इतना खोखला है जिसे हमें बढ़ते बढ़ते कई साल लग सकते हैं। लेकिन ये सावन भारद्वाज आप लोगों तक इन वीडियोस के द्वारा ऐसे ही सारे खोखलेपन को भरने के लिए, आप लोगों के सामने ये सारी सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा इसी चैनल पे। एंड बी रेगुलर विद सावन भारद्वाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।